नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। लोकसभा में आ जाएगा वक्फ संशोधन बिल और जदयू व तेदेपा साथ में है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी और आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बीजेपी के साथ में है। सत्ता पक्ष के पास दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत है, लोकसभा से आज ही हो सकता है पारित। और कार्य मंत्रणा समिति में बिल पर 8 घंटे चर्चा को लेकर बनी सहमति। भारी हंगामा होने के आसार है और बढ़ाई जा सकती है चर्चा की अवधि भी। और राज्यसभा में गुरुवार को पेश हो सकता है आप देखते हैं कि विधेयक। देखिए लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। जब कोई कानून बनाना होता है, संशोधन करना होता है, तो राज्यसभा लोकसभा में क्या प्रस्ताव आता है उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। तो उसी सब की बातें हो रही हैं, बाकी देखते हैं कि क्या क्या होता है। गुजरात में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 20 की मौत। गुजरात के बनासकांठा जिले में मंगलवार को 2 मंजिला एक मकान में अवैध रूप से चल रहे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। जोरदार धमाके से पूरा मकान ढह गया, जिसमें वहां काम करने वाले 20 श्रमिकों की मौत हो गई है। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम मान रहे हैं कि अवैध थी, ये आप देखते हैं कि अवैध तरीके से चल रही थी। लेकिन आप सोचिए कि पहले क्यों नहीं मालूम चला कि अवैध तरीके से चल रही, क्योंकि हमारे देश में बड़ा भ्रष्टाचार है। और आप देखते हैं कि आप कुछ भी चलाइए अवैध तरीके से, बस उनका हिस्सा देते रहिए। बाद में कोई बड़ा हादसा होता है, उसके बाद जागती है सरकारें भी और एजेंसियां भी, अधिकारी भी। ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है गरीबों का मरना, क्योंकि कहीं भी हादसा होता है सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है। देश में नक्सलवाद से सिर्फ 6 जिले अति प्रभावित हैं। 1 साल के भीतर नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा होता दिखने लगा है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 5 मात्र 6 रह गई है। और होम मिनिस्टर साहब ने इसे एक नया मील का पत्थर बताया। उन्होंने साफ किया कि सरकार ठीक 1 साल में यानी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रति कटिबद्ध है। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा ये। और नक्सल की बात करें तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और 1967 में एक विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है और इसमें शामिल लोगों को नक्सल या नक्सली कहा जाता है। और नक्सलवाद शब्द का इस्तेमाल मोटे तौर पर सभी कम्युनिस्ट विद्रोही आंदोलनों के लिए किया जाता है। घरों को मनमाने ढंग से गिराने की कार्यवाही अमानवीय और गैर कानूनी है। एक कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता रहता है ना। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को लगाई फटकार, कहा इसने आत्मा को झकझोर दिया। कोर्ट ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। याचियों ने कहा कि गैंगस्टर अतीक की जमीन समझ ढाए गए हमारे मकान। मार्च 2021 में अवैध निर्माण के नाम पर प्रशासन ने गिराए थे निर्माण। और किताबें लेकर भागती लड़की के वीडियो से भी स्तब्ध कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप देखते हैं। और एक बार आप देखेंगे, ये है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ साहब को बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। उनकी रैलियों में भी आपने बुलडोजर को देखा होगा। अमेरिका का जवाबी टैरिफ आज से, सेंसेक्स में गिरावट। अमेरिका के पारस्परिक शुल्क से बचने का कवच तैयार। ये आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि तुम जितना हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे हम उतना ही लगाएंगे। अमेरिका एक आया है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। ये ट्रम्प का जवाबी टैरिफ अगर सेक्टर के हिसाब से होगा तब शायद भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिन वस्तुओं का भारत निर्यात करता है उनका
उनका निर्यात अमेरिका नहीं करता है। और यदि जवाबी टैरिफ देश के कुल व्यापार के आधार पर होगा तो भारत को अलग नीति अपनानी होगी। और क्योंकि भारत अमेरिका के मुकाबले लगभग 36 अरब डॉलर का अधिक निर्यात करता है, इसकी भरपाई ट्रंप सरकार करना चाहती है। और देखिए एक बात बताऊं आपको, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। चीन में यूनुस बोले भूमि से घिरा है पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश को बताया समुद्र का एकमात्र संरक्षक। यूनुस की इस टिप्पणी पर भारत में हुई है तीखी प्रतिक्रिया और कहा जा रहा है कि देखिए भैया अपने देश को संभालिए ना, हमारा पूर्वोत्तर भारत है जो इस क्षेत्र की बात हो रही, ये तो हमारा है ना, उसके मामले में भारत चिंता करेगा ना, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आप देखिए 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। शेख हसीना जब से इस्तीफा देकर गई ना, यही संभाल रहे हैं पूरी सत्ता, मोहम्मद यूनुस, और काफी चर्चा में भी बने रहते हैं। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ महंगा। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सरफट गाड़ी दौड़ाने के लिए वाहन चालकों की जेब अब और ढीली होगी। उन्हें इन मार्गों पर सफर के दौरान अधिक टोल चुकाना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क में औसतन 4 से 5% की वृद्धि की है। मैं योगी हूं, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं, देख लीजिए। 25 राज्यों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई रिपोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय ने दी जानकारी। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पर है अतिक्रमण, और 10 राज्यों से वन क्षेत्र का अतिक्रमण के बारे में नहीं दिया डाटा के लिए कई बार भेजा गया पत्र, आप देखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ क्या है, राज्यपाल नहीं है। बताइए राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश का? क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया बनता है कि संज्ञेय अपराध है, आगे की जांच जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने कहा था दंगे में नहीं है मिश्रा की कोई भूमिका। और दिल्ली में मंत्री भी आप देखते बन चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग। ये आप देखिए क्या है, दिल्ली में सरकार बन चुकी है ना बीजेपी की, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। तो मोनो रेल और इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसों पर नहीं हुआ काम, ये आप देखिए विधानसभा में रखी कैग की रिपोर्ट। 5 वर्ष में 2137 में से 1195 दिन वायु गुणवत्ता खराब से गंभीर के बीच वर्गीकृत रहा है। और देखिए दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा जाती है। CAG के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूं मैं, और महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित हुआ था। एक संवैधानिक पद है। इस संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और किसी राज्य की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। और देखिए CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखी गई है। ये नहीं रहे, आप देखिए नहीं रहे प्रेमचंद की साहित्य व पांडुलिपियों को सजोने वाले डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। और गोयनका ने प्रेमचंद पर 350 लेख लिखे, आलेखों का किया संपादन भी। और ये आप देखते हैं कि 2014 में 24वें व्यास सम्मान से भी नवाजा गया था, जरूर याद रखा करिएगा। वाटर ATM से मिलेगा स्वच्छ जल, अच्छी बात है। और 5000 वाटर ATM लगाने की तैयारी हो रही है। इससे लोगों को कम दर पर आप देखिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा, यानी कि, लेकिन कुछ तो पैसा देना होगा ना, समझ सकते हैं।
दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए दिल्ली में बढ़ेगी सार्वजनिक सुविधाएं। विधानसभा में विधायक अभय वर्मा ने उठाया मुद्दा, तो मंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया आश्वासन। नियम संख्या 280 यानी विशेष उल्लेख के तहत विधायकों ने उठाई विभिन्न समस्याएं। भारत चीन रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ने के संकेत हैं और कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने किया संदेशों का आदान प्रदान। सीमा पर आप देखते हैं कि क्या सीमा पर शांति बनाकर रखने के लिए साझा कोशिश को तैयार हैं। जिनपिंग कह रहे हैं भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच ने एक दूसरे को बधाई भी दी हुई है। ये आप देख लीजिए, ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप सोच सकते हैं कि अगर भारत और श्रीलंका, चीन और जो हमारे और भी पड़ोसी हैं, अगर ये मिलकर काम करते हैं तो बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या दुनिया की सबसे ज्यादा यही देखने को मिलती है। और आप समझ सकते हैं कि बाजार है सबसे बड़ा। केंद्र में एफसीआर पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ाई गई। ये आप देखते हैं किसकी बात हो रही है। मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत उन गैर सरकारी संगठनों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी जिनका नवीनीकरण आवेदन लंबित है, और 5 साल का लाइसेंस 1 अप्रैल से 30 जून तक के बीच समाप्त हो रहा है। पूंजीगत व्यय में नहीं की गई है कमी, निर्मला सीतारमण कह रही हैं, विदेश मंत्री हमारी। पहले सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। संसद ने देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा में से 26 मार्च को पारित हो चुका है। विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल का नाम पर रखा गया, जो भारत में सहकारी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे और अमूल की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छी बात है। और आप देखिए, सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में कहा कि यह सहकारी क्षेत्र के लिए पहला विश्वविद्यालय होगा और इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक बल के क्षमता निर्माण तथा कुशल पेशेवरों की आवश्यकता को पूरा करेगा। और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक का उद्देश्य सहकारी क्षेत्रों में शिक्षा प्रशिक्षण देना, क्षमता निर्माण करना, डिग्री कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा और ई लर्निंग पाठ्यक्रम वाले उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना और प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल तैयार करना। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियों को बेहतर करने से में जुटी हुई। इसके उद्देश्य को भी याद रखिएगा। समग्र आर्थिक समझौते करेंगे भारत और चिली। पीएम मोदी और चिली के राष्ट्रपति बोरिच फॉन्त के बीच हुई बैठक में बनी सहमति। पेरू के बाद एक और लैटिन अमेरिका देश के साथ आर्थिक समझौते की घोषणा हो रही है। चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के तौर पर देखता है भारत। पीएम मोदी ने कहा कि हम चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के तौर पर देखते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। चिली के राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत से चिली के संबंधों में नई ऊर्जा उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है और नई दिल्ली के बाद वह आगरा, बेंगलोर और मुंबई की यात्रा करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, आखिर ये अमेरिका चाहता क्या है? तो आप देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में माल भेजने पर लगने वाले शुल्क में अच्छी कटौती की जाए। अमेरिका भारत को अधिक शुल्क वसूलने वाला देश मानता है और अमेरिका भारत में अपने टेक कंपनियों पर लगने वाले शुल्क डाटा को भारत से बाहर नहीं जाने देने की नीति को भी व्यापार में बाधा मानता है। भारत की क्वालिटी कंट्रोल बौद्धिक संपदा नियमों को लेकर भी अमेरिका को आपत्ति है। वह भारत में डेयरी उत्पादन को बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका के पशुचारी में मांसाहार पदार्थ के उपयोग से भारत इसकी इजाजत नहीं दे सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारतीय मछुआरे मछली मारने के लिए ऐसे कांटे और जाल का इस्तेमाल करें जिनमें कछुए नहीं फंसे हैं। और सूत्रों के मुताबिक द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इनमें से कई मसलों का हल निकल सकता है। भारत अमेरिका के बाजार को कभी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत में वस्तु निर्यात में 20% से अधिक हिस्सेदारी अमेरिका की है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहभागी है। पिछले 6-7 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार दुगना हो गया है और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक दोनों के देशों के बीच व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा है। और एक बड़ा बाजार है भारत, कौन खोना चाहेगा? कोई नहीं। जनगणना में देरी पर कांग्रेस ने संसद में जिताई चिंता। हर 10 साल में हो जानी चाहिए थी ना, तो आप देखते हैं 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। पहली बार कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। फिर आप देखिए 1881 से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। राज्यसभा में विमान क्षेत्र हितों के संरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा ने मंगलवार को विमान क्षेत्र में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसका उद्देश्य भारत में लागू कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देना है और नागरिक उड्डयन मंत्री
किंज रापू राम मोहन नायडू ने कहा इससे हवाई किराए को कम करने में आंशिक रूप से मदद मिलेगी। चलिए, ये आप देखते हैं कि विधेयक पर चर्चा जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि यह कानून पट्टेदारों और पट्टेधारकों तथा समग्र विमानन बाजार के लिए काफी सुरक्षा पैदा करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी भ्रम की स्थिति है। यह कुछ समय से एक अस्पष्ट क्षेत्र है। इस विधेयक से निश्चित रूप से बहुत अधिक स्पष्टता आएगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे लीजिंग पट्टा पर देने संबंधी उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, जो कि समय की मांग भी है। यह विधेयक भारत में लागू करने होने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास है। भारत ने 2008 में इन पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर में पीएम किसान योजना में सामने आई अनियमितता, रामनाथ ठाकुर कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान पीएम किसान योजना की बातें हो रही हैं और मणिपुर एक बड़ा अशांति 2000 शुरू में की गई थी ना पीएम किसान योजना, केंद्रीय योजना है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए एक बार मणिपुर चलिए। एक लंबे समय से आप देखते हैं कि यहाँ अशांति फैली हुई है, अभी तक शांति नहीं हो पाई है। ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में आप देखिए 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 352 के तहत किसकी बात की गई? राष्ट्रीय आपातकाल की। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। ये सब याद रखा करिएगा। दिल्ली में शुरू हुआ सेना के कमांडरों का सम्मेलन। सेना कमांडरों का सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान सेना का वरिष्ठ नेतृत्व समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन करेगा तथा उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख परिचालन प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना में सुधारों के वर्ष पर एक प्रस्तुति भी शामिल होगी और सीडीएस द्वारा सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को भी संबोधित किया जाएगा। और सम्मेलन में नीति आयोग के सीईओ द्वारा सक्षम एवं सशक्त भारत के निर्माण में सशक्त बलों की परिकल्पित भूमिका पर एक व्याख्यान भी दिया जाएगा। भारतीय सेना के चुस्त अनुकूलनीय तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सेना के लक्ष्य अनुरूप वरिष्ठ अधिकारी प्रभावी निर्णय लेने के लिए नई पद्धतियों की शुरुआत के लिए विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श में शामिल होंगे। विचार विमर्श के तहत अन्य मुद्दों के अलावा समग्र संगठनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाने और फील्ड आर्मी की प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए, नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में, उसी की बात हो रही है। ये राज्यों का ठंडा रुख 28 ने नहीं बनाई अप्रेंटिसशिप काउंसिल। एक कौशल प्रशिक्षण की बातें हो रही है ना। केंद्र सरकार के आग्रह के बाद भी 11 राज्य नहीं बना सके स्टेट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कमेटी। नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप दिलाने की मंशा है और ये आप देखते हैं इनमें इम्प्लीमेंटेशन कमेटी नहीं है। बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और कर्नाटक और लक्षद्वीप में नहीं है। और इन राज्यों में यूटी ने नहीं बनाई है स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल। बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु ने। और आप देखते हैं कि युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलाकर उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप व्यवहारिक प्रशिक्षण देना होगा। इसके लिए ही सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में संशोधन करते हुए 2019 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरुआत की थी। वर्ष 2023 में आंशिक वजीफे का प्रावधान करते हुए दूसरा चरण लागू किया था। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये भैया राजनीति की बातें हो रही हैं और खूब चल रही है राजनीति। हमारे देश में राजनीति तो खूब होती है ना। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो ये तो मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक जरूर याद रखा करिएगा। क्या याद रखना चाहिए आपको कि वो रिजल्ट उस राज्य के बारे में जिसमें जाते हैं।
अब देखते हैं क्या होता है वक्फ संशोधन को लेकर। वक्फ विधेयक पर राजनीति, वोटों के तराजू में तेवरों की तोल, ये सब आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम संगठन है वो आप देखते हैं कि चेतावनी दे रहे हैं एक तरह से विपक्ष को कि भैया एक होके लड़िए आप लोग, वरना हम ऐसा कर देंगे, हम आपको नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, वोट नहीं देंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकेगी अब चुनौती, और यही तो आप देखते हैं कि बदलाव हो रहा है। तो आप देखिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश करेगी, और देखिए इसमें आप देखेंगे ये 8,72,334 है वक्फ की कुल अचल संपत्तियों की संख्या। 16,713 कुल चल संपत्तियां वक्फ के पास हैं देश भर में। 200 करोड़ का सालाना राजस्व मिलता है इन संपत्तियों से। और आप देखिए 165 मामले वक्फ बोर्ड से लेकर लंबित हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 12,000 से अधिक मामले अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में लंबित हैं। 18,000 से ज्यादा मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। 58,000 से ज्यादा वक्फ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिकाएं फाइल हुई हैं वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े पोर्टल पर। अब कुछ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार सुनिश्चित करेगी बदलाव। वक्फ का पुराना कानून है, वक्फ विधेयक में प्रस्तावित नियम है। सेक्शन 40 में रीजन 2 विलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो इसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती है। लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने में आप देखिए वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। किसी जमीन पर मस्जिद हो या जमीन का उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो रहा हो तो वह अपने आप वक्फ की होती है। और नए में कहा गया जब तक किसी ने वक्फ को जमीन दान में ना दी हो, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो, जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में महिला और सदस्यों के तौर पर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का शामिल नहीं हो सकता था पहले वाले कानून में। अब वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के 2 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। और इसी को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम दूसरे के धर्म में तो नहीं जा रहे, तो हमारे में क्यों आ रहे हैं आप लोग। तो वही चल रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, होने दीजिए पास। सहयोग के अभाव में रुका गाजीपुर में श्रमदान से बन रहा पुल। 1,000 से अधिक लोग अभी तक दे चुके हैं 60 लाख रुपए से अधिक चंदा। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों की ओर से अभी तक नहीं कोई पहल। गजब आप देख लीजिए भैया, यानी कि अब आपको पुल बनवाने के लिए खुद पैसा खर्च करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी। झारखंड में 2 मालगाड़ियों की टक्कर में 2 लोग को पायलट की मौत हो चुकी है। अब आए दिन आप लोग देखते हैं कि ट्रेनों के एक्सीडेंट की खबरें छपती रहती हैं। ये कब जाकर रुकेगी, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जानमाल की हानि भी होती है। ये आप देखिए झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आप देखिए बिहार से अलग करके बनाया गया था ये राज्य कब, 15 नवंबर सन 2000 की बात है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। त्रिपुरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा डीजीपी नियुक्ति पर फैसले का कर रहे हैं पालन। ये महादेव सट्टा मामले में भूपेश आरोपित और सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच एजेंसी ने बनाया आरोपित। मामले में प्रमोटर सौरभ चंदाकर और रवि उप्पल के साथ 21 लोगों के नाम हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक कांग्रेस के लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। मोहाली की अदालत ने पादरी वजिंदर सिंह को दुराचार मामले में सुनाई उम्र कैद की सजा। और 7 साल पुराने दुराचार के मामले में अदालत में सुनाई सजा 28 मार्च को किया था दोषी। जज ने कहा मासूम लोगों से जुड़े व्यक्ति जघन्य अपराध के करे तो वह माफी के लायक नहीं है। 2018 के एक महिला ने दुराचार के मामले में मोहाली की जिला अदालत में पादरी वजिंदर सिंह की बातें हो रही, उसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये कर्नल बाठ की पत्नी बोली टूटता दिख रहा है मान का न्याय दिलाने का भरोसा।
कहा कि शाम तक कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन एक दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ है। अपनों की सांसें टूटी तो समझा प्रगति का मंत्र, रोपे 10,000 पौधे। मध्य प्रदेश के देवास में पर्यावरण संरक्षण के लिए दुर्गा और दिव्या की अनूठी पहल। अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बहुत सारे लोग जिन्हें हम लोग नहीं जानते वो अच्छी काम कर रहे हैं, अच्छी पहले कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और देखिए, पेड़ों का महत्व तो आप लोगों को कोरोना महामारी में समझ में आ गया। लोग सांसों के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन खरीदने के लिए तरस रहे थे, और आप सोचिए पेड़ तो ऐसे हैं कि जो फ्री में आपको देते हैं, फिर भी हम लोग महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। समान नागरिक संहिता में 48 घंटे में जवाब दाखिल करेगी धामी सरकार। हाईकोर्ट में यूसीसी को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखिए, क्रिमिनल कानून तो सबके लिए समान है, लेकिन सिविल कानून जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति में बंटवारे, गोद लेने की बात कर लीजिए, ये अलग अलग धर्मों में, जातियों में देखने को मिलते थे ना अलग, तो वहां उत्तराखंड में एक कर दिए गए। यदि आप देखिए, उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी, कुछ अपवाद भी है उसमें, और इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कठुआ के पंचतीर्थी जंगलों में फंसे आतंकियों को मार गिराने का बड़ा अभियान जारी चल रहा है। ईसाई संगठन अब देश भर में चलाएगा गौधन रक्षण और संरक्षण जैसी मुहिम। छत्तीसगढ़ में 22 से 24 मार्च तक हिंदू संगठनों के साथ मिलकर निकाली थी 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में चर्च की जमीनों पर बनेगी गौशाला। और डायोसिस की ओर से संचालित कार्यक्रम। प्रधानमंत्री की न्योता भोज योजना के तहत चर्चा में रहे एक कार्यक्रम। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए की गई हर घर तिरंगा रैली। मसीह वाटिका नामक उद्यान की स्थापना, जिसमें आयुर्वेदिक फलदार पौधों का रोपण। संघ के हरित कुंभ अभियान में सहयोग 1000 थालियों का वितरण। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरण। इस्लाम अपनाने के लिए बालिग व स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म व गैरकानूनी हस्तांतरण गंभीर अपराध है, समझौते से केस खत्म नहीं है। ये रथ यात्रा और वाली यात्रा राष्ट्रीय विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हुए। हो रही रथ यात्रा और कटक की वाली यात्रा को राष्ट्रीय विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। ये बोतल से पानी पीने पर भड़के शिक्षक ने दलित छात्र की अंगुलियां तोड़ी। अब गजब देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले क्या रहा होगा। और भीमराव अम्बेडकर साहब को भी तो इसी तरह का सामना करना पड़ा था, भेदभाव का। साबरमती पुनर्विकास परियोजना के विरुद्ध तुषार गांधी की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका खारिज की है। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पुनरुद्धार व पुनर्विकास के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। पूजा स्थल अधिनियम में नई याचिका पर सुनवाई से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम से जुड़ी 6 याचिकाएं लंबित हैं। और देखिए, एक तरह से 15 अगस्त 1947 इसमें क्या कहा गया था, 1991 का अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है और 15 अगस्त 1947 की तरह इसके धार्मिक चरित्र को बरकरार रखने की अनुमति देता है। हालांकि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद को इससे बाहर रखा गया था। और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल के मूल धार्मिक चरित्र को सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश जारी करने की मांग की। इसमें अधिनियम की धारा 4(2) को चुनौती दी गई है, जो धार्मिक चरित्र को परिवर्तित करने का कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने के साथ नए मामले दायर करने से भी रोकता है। तो उसी की बात हो रही है। इसरो की बड़ी उपलब्धि, बिजली गिरने के बारे में पहले ही मिल सकेगी चेतावनी। और पूर्वानुमान के लिए भूमि स्तर उपग्रहों के डाटा का किया गया उपयोग। डाटा की मदद से बिजली गिरने की लगभग 2.5 घंटे पहले ही इस बारे में पता चल जाएगा, तो नुकसान, जान माल की हानि भी कम हो गई। और देखिए, अगर हम बात करें इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। एक कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर, कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से बोले इलाहाबादिया। या इंडिया गॉट टैलेंट का मामला याद होगा, जो इन्होंने टिप्पणियां की थी, उसी को लेकर बात हो रही है। बीते वित्त वर्ष में उत्पादन लक्ष्य से चूकी कोल इंडिया। अमेरिकी टैरिफ लागू होने से अब देखते हैं कि भारतीय बाजारों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन बीएसई सेंसेक्स 1390 अंक टूटा। निफ्टी में 353 अंक की गिरावट हुई। ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए। क्या है ना कि एक तो अमेरिका किस तरह के फैसले लेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति साहब हैं, वो अजीब गजीब आजकल फैसले भी ले रहे हैं।
ब्रिक्स उभरते G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ेगा भारत, ही आप देखेंगे। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ये बात कही है। 6.5% की वृद्धि इस दर इस विकसित उभरते देशों की बात हो रही, 6.5% की वृद्धि रहेगी भारत की। G20 के बारे में भी याद रखिए, ग्रुप 20 की बात कर रहा हूँ, और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए अब तो 21 मेंबर हो चुके हैं इसमें। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 मेंबर हैं इसमें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीका संघ आपको देखने को मिलेगा। 2000 रुपये के 98.21% नोट वापस आए, आरबीआई ने कहा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1935। ईपीएफओ ने अपने पैनल में 15 और बैंकों को जोड़ा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी। ये मार्च में बिजली की खपत 7% बढ़ी। ये वाणिज्य के एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 41 रुपये घटा। मार्च के दौरान आप देखिए 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा कुल जीएसटी संग्रह। अब दूसरा सर्वाधिक संग्रह वित्त वर्ष में 9.4% की वृद्धि हुई है। एक और बात बता दूं, और मार्च के दौरान 19,615 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया। जीएसटी 2017 में आया था ना। डिजी लॉकर में अब डीमेट खाते से जुड़ी सेवाएं भी। वाहन बिक्री में एसयूवी का रहा बोलबाला। सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने मार्च में 61,097 यूनिट एसयूवी बेची। महिंद्रा ने पिछले साल 5.51 लाख यूनिट एसयूवी की बिक्री की है। आर्थिक स्थिरता के लिए आरबीआई सरकार के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र के निर्यात में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.04% की शानदार वृद्धि हासिल की गई। 2029 तक 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात हासिल करना है लक्ष्य। नेशनल समझ रहे हैं आप लोग। व्हाट्सएप ने फरवरी में भारत में 97 लाख से अधिक अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। देश प्रगति कैसे करेगा अगर हर एक प्रोजेक्ट का विरोध होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एनजीटी के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए एनजीओ की अपील की खारिज की। अदालत ने एनजीओ की मंशा पर उठाया सवाल, पूछा कौन कर रहा है जवाब आपकी फंडिंग। कई बार क्या रहता है कि अच्छे प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें भी अड़ंगा डाल दिया जाता है, और कई बार तो कहते हैं कि बाहरी शक्तियां हमें आगे बढ़ने से रोकना चाह रही हैं। ये आप देखिए 2 तरह के निवेश के गैर नियमन पर मोइत्रा की याचिका कोर्ट ने निपटाई। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। अंतरिक्ष से अद्भुत दिखता है भारत, दुनिया कौन कह रही? सुनीता विलियम्स। भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि अपने पिता के देश का करूंगी दौरा, आने पर भारत के लोगों से अपने अंतरिक्ष अनुभव को करूंगी साझा। आईएसएस से 9 महीने बाद 18 मार्च को धरती पर लौटी थी ना सुनीता। एक्सियोम मिशन पर जा रहे हैं भारतीय शानदार। सुनीता ने आईएसएस के लिए एक्सियोम मिशन 4 वाणिज्य अंतरिक्ष यात्री मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि इस मिशन पर जा रहे भारतीय शानदार हैं। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। लखनऊ में जन्मे शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। मलेशिया में गैस पाइप फटने से लगी आग में 100 से ज्यादा लोग झुलसे। कोलालमपुर इसकी राजधानी है। चीन ने ताइवान के समीप बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। और देखिए ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चाइना। ये चाइना है, ये ताइवान आपको देखने को मिल जाएगा। ताइपे इसकी राजधानी है। रूस को यूक्रेन पर अमेरिका का मौजूदा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अब दुनिया में बड़ी उठापटक चल रही है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। डोभाल को नहीं मिला समन, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज किया पन्नू का दावा। फरवरी में वाशिंगटन पहुंचे अजीत डोभाल को अदालती दस्तावेज नहीं सौंपे गए। अमेरिकी अदालत ने खालिस्तान अलगाववादी पन्नू को दिया करारा जवाब। चीन के राजदूत बोले बढ़ाएंगे भारत से आयात। और फ्योंग ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में कही बातें। चीन के पक्ष में लगातार बढ़ता जा रहा है भारत का व्यापार घाटा। कहा दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों से पूरी दुनिया को फायदा होगा। चीन की कंपनियों के लिए भारत में समान अवसर उपलब्ध कराए भारत।
इजरायली सेना ने बैरूत पर किया हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 की मौत हुई। आजकल यहाँ भी खूब चल रहा है। इजरायली सैनिकों ने 15 फलस्तीनी कर्मियों को मार कर दफनाया, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इन हत्याओं के लिए मांगा न्याय और जवाब। इजरायल ने कहा कि संदिग्ध लगने पर सैनिकों ने चलाई गोली। और देखिए, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। म्यांमार में आए भूकंप में प्री स्कूल के 50 बच्चों ने गंवाई थी जान। ये म्यांमार में अभी भूकंप आया था ना, ये म्यांमार है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है ना। ये खेल से जुड़ी खबरें हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। आईपीएल हो रहा है ना। आईपीएल की स्थापना 2007 में हुई थी। शुरुआत इसकी 8 में से हुई थी, पहला सीजन। ठीक है। लगातार इंजरी के बावजूद अश्विन ने नहीं हारी हिम्मत, पदार्पण पर रचा इतिहास। ओलंपियन मुक्केबाज अमित पंघाल ने सगाई की, देख लीजिए। HCA को 3900 निःशुल्क पास देना जारी रखेगा सनराइजर्स। मैनी नए सत्र में फोर्ड की टीम के लिए करेगी रेसिंग। ये दक्षिण अफ्रीका के कोच वाल्टर ने दिया इस्तीफा। क्लीन चिट के बाद मैट को मिला केंद्रीय अनुबंध। ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज है ना। प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट ने बदल दी मेरी जिंदगी, अर्जुन कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर अर्जुन भाटी कह रहे हैं। चोटिल हॉलैंड 7 सप्ताह के लिए बाहर हो गया। 158 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने के बाद वंदना ने हॉकी टांगे। 320 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच भारत की ओर से सर्वाधिक खेलने वाली खिलाड़ी हैं वंदना। ये चलिए, स्वस्थ रहिए, अपने दिल को भी स्वस्थ रखिए, अच्छी चीज़ों में लगाइए उसे। वैसे तो उसका काम धड़कना ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1000 साल पुराने पुरावशेष मिले। इस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महादेव घाट के पास लगभग 1000 साल पुराने पुरातात्विक अवशेष मिले। यहाँ एक व्यक्ति पिछले 15 दिनों से अपनी 37 एकड़ जमीन को समतल कर रहा है। इस दौरान उसे 1 से 2 फीट की गहराई में उसे पत्थर के गेंद, सिलवट्टा ये सब मिले। हाईकोर्ट के जांच के 5 साल बाद सीबीआई ने नहीं की जांच। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले का मामला। फटकार के बाद अगले महीने तक रिपोर्ट देने का दिया आश्वासन। ये रामनवमी पर अमिताभ सुनाएंगे, आप देखें रामकथा। बैंक ने लोन देने से किया इनकार, तो उसी शाखा ने से चुराया 18 किलो सोना। कर्नाटक में बैंक से चोरी मामले की पुलिस ने किया उजागर। गजब। एमओ पुराण विवाद पर विराम लगने के लिए फिल्म में लगेंगे 24 कट। ये मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की अभिनीत फिल्म है ना, L2 एम्पुरान, उसी को लेकर विवाद हो रहा है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के फंड हुए से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा बन गई डॉलर। 1792 में आज ही कांग्रेस ने काइनेज एक्ट पारित करके डॉलर को अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा घोषित किया था। तब डॉलर चांदी का था और लोगों को अपनी चांदी लानी पड़ती थी और मिंट उसे सिक्के में ढाल कर लौटाता था। बाद में कागज मुद्रा जारी हुई। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला मेजबान देश बना भारत। 2011 में आज ही मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था और इसी के साथ अपनी मेजबानी में विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया था। 1983 के बाद भारत ने दूसरी बार विश्व कप जीता था। बड़े गुलाम अली ने एक गाने के मांगे थे 25,000 रुपये। महान गायक बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1902 में आज ही अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। पिता अली बख्श खां और चाचा काले खान से संगीत की बारीकियां सीखी। उनके बारे में एक दिलचस्प बात है कि मशहूर है कि वह फिल्मों के लिए नहीं गाना चाहते थे, इसलिए मुगल-ए-आजम फिल्म के निर्देशक आसिफ ने एक गाने के लिए 25,000 रुपये मांगे थे, जबकि उस समय लता मंगेशकर को एक गाने के 500 रुपये मिला करते थे। बड़े गुलाम अली खां की आवाज़ ऐसी थी कि आसिफ उनको इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गए थे। 23 अप्रैल 1968 को उनकी डेथ हो गई थी। लोगों में ज़्यादा गर्मी सहने की सीमा हो सकती है कम। यह जानकारी दुनिया में मनुष्यों की अत्यधिक गर्मी को झेलने की सीमाओं को समझने में मदद कर सकती है। शहरों को गर्म दुनिया में गर्मियों के लिए तैयार होने में कर सकता है मदद। रोंगालू बिहू उत्सव गुवाहाटी में आप देखिए मंगलवार को रोंगालू बिहू उत्सव से पहले गुवाहाटी बिहू सम्मेलन द्वारा आयोजित बिहू नृत्य और ढोल बंधन कार्यशाला में भाग लेते हुए कलाकार पारंपरिक बिहू नृत्य करते हुए। रोगाली बिहू, जिसे बोहाग बहु बिहू भी कहा जाता है, यह असम में असियम या नववर्ष और फसल कटाई के मौसम में कपती की यह एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, भोजन शामिल होते हैं
और लोग नए पारंपरिक परिधानों में दिखाई देते हैं, और जैसे कि पुरुष गमछा और धोती में और महिलाएं मेखला चादर में। फैसले देकर गांव में बसने के लिए बुला रहे हैं देश को। रोम जैसे बहुत सारे। वायु प्रदूषण युवाओं को दे रहा है फेफड़ों का कैंसर। कम उम्र के फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त हुए 79% मरीज नहीं करते थे धूमपान। एम्स के डॉक्टरों की ओर से किए गए अध्ययन में सामने आए चौंकाने वाली खबरें। एक और बात, अब आप देखते हैं ऐसा नहीं बीड़ी सिगरेट पीना जरूरी है कैंसर होने के लिए फेफड़ों। अगर आप जहरीली हवा भी ले रहे हैं तब भी हो सकता है कैंसर। डायबिटीज में हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकती है सेमाग्लूटाइड, ये अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।